नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शांति विधेयक को मंजूरी दी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के दूत ने फ्लोरिडा में यूक्रेनी और यूरोपीय प्रतिनिधियों से वार्ता की। फ्रांस 30 लड़ाकू विमानों और 2000 नौसैनिकों की क्षमता वाला नया विमानवाहक पोत बनाएगा। अफगानिस्तान में काबुल का ऐतिहासिक मंडई बाजार आग से जलकर हुआ खाक। और महिला क्रिकेट में भारत ने विशाखापट्टनम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतत परमाणु ऊर्जा दोहन और विकास भारत रूपांतरण विधेयक 2025 शांति विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रपति ने कल इस विधेयक को मंजूरी दी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये विधेयक नागरिक परमाणु क्षेत्र से जुड़े सभी कानूनों को समाहित करता है। भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन शांति कानून भारत के परमाणु ऊर्जा संबंधी कानूनी ढांचे को सुदृढ़ और आधुनिक बनाता है। यह नियामकीय निगरानी के तहत परमाणु क्षेत्र में सीमित निजी भागीदारी को सक्षम बनाता है। यह परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक मान्यता प्रदान करके वैधानिक विनियमन को मजबूत करता है। यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के दीर्घकालिक लक्ष्य का भी समर्थन करता है। यह कानून भारत की परमाणु ऊर्जा यात्रा के अगले चरण को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अमेरिका में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि फ्लोरिडा में यूक्रेन और यूरोपीय प्रतिनिधियों के साथ रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 4 वर्ष से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए सार्थक वार्ता हुई है। सोशल मीडिया पर स्टीव विटकॉफ ने कहा कि वार्ता का उद्देश्य यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप के बीच साझा रणनीतिक दृष्टिकोण पर सहमति बनाना था। ये वार्ता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के महीनों से चल रहे शांति प्रयासों का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने के लिए व्यापक राजनयिक प्रयास किए हैं, लेकिन उनके प्रयासों को रूस और यूक्रेन की ओर से तीव्र विरोधाभासी मांगों का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एपस्टीन दस्तावेजों के बैच में से कम 16 फाइलें वेबसाइट से हटा दी हैं। निजी समाचार चैनल ने बताया कि हटाई गई फाइलों में से एक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें शामिल थीं। इसके अलावा कुछ ऐसी फाइलें भी हटाई गई हैं जिनमें अश्लील कलाकृतियां, लिफाफों से भरे मेल स्लॉट, टाइलों से सजा गलियारा और नामों तथा अपार्टमेंट के नंबर लिखे नोटबुक का पन्ना शामिल हैं। इससे पहले न्याय विभाग ने स्पष्ट किया था कि हाल ही में जारी किए गए जेफरी एपस्टीन से संबंधित दस्तावेजों को केवल पीड़ितों की सुरक्षा के लिए संपादित किया जा रहा है और किसी भी राजनेता का नाम छुपाया नहीं जा रहा। फ्रांस 30 लड़ाकू विमानों और 2000 नौसैनिकों की क्षमता वाला एक नया विमानवाहक पोत बनाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यह घोषणा की। पोत के वर्ष 2038 तक तैयार होने की उम्मीद है। ये वर्ष 2001 के पुराने चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत की जगह लेगा। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि इस परियोजना से सैकड़ों आपूर्तिकर्ताओं को लाभ होगा। मैक्रों ने अगले 2 वर्षों में 6.5 अरब यूरो के अतिरिक्त सैन्य खर्च की भी घोषणा की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अफगानिस्तान के काबुल में कल ऐतिहासिक मंडई बाजार में भीषण आग लग गई। इससे दर्जनों दुकानें आग में नष्ट हो गईं। लगभग 7 लाख अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। अफगान समाचार एजेंसी के अनुसार इस घटना ने काबुल के व्यावसायिक क्षेत्रों में लगातार हो रहे सुरक्षा जोखिमों को उजागर किया है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग से दर्जनों व्यापारियों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। व्यापारियों ने अधिकारियों से आपातकालीन सहायता का आग्रह किया है।
अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने कहा कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। वहीं व्यापारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि ये समस्या पुराने तारों और सीमित सुरक्षा निगरानी वाले बाजारों में सामान्य है। बांग्लादेश पुलिस ने कहा है कि उसके पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या का मुख्य संदिग्ध फैसल करीम मसूद देश छोड़कर भाग गया है। बांग्लादेश के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियां फैसल का पता लगाने की सक्रिय रूप से कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हत्या से किसी भी राजनीतिक दल को जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इस बीच मानवाधिकार संगठन NO सालिश ने हिंसा की घटनाओं की कड़ी निंदा की, जिसमें मेमन सिंह में कपड़ा मजदूर दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या और लक्ष्मीपुर में आगजनी के हमले में 7 साल की बच्ची की मौत शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बांग्लादेश के एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने देश भर में हाल में हुई भीड़ हिंसा की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। NO सालिश केंद्र ASK ने मेमन सिंह में परिधान कारखाने के श्रमिक दीपू चंद्र दास की लिंचिंग और लक्ष्मीपुर में आगजनी की घटना में 7 वर्षीय बच्चे की मौत की निंदा करते हुए कहा है कि इससे देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने और दंड मुक्ति के संस्कृति के बढ़ने के संकेत मिलते हैं। हिंदू समुदाय से संबंध रखने वाले दीपू चंद्र दास को 18 दिसंबर को मेमन सिंह के भालुका उपजिला में कथित तौर पर इस निंदा के आरोप में पीट कर मार डाला गया। हालांकि रैपिड एक्शन बटालियन रैप का कहना है कि इस दावे के समर्थन में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला है कि उन्होंने कोई अपमानजनक धार्मिक टिप्पणी की थी। ASK ने इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिसमें संभावित प्रशासनिक और सुरक्षा चूकों की भी जांच शामिल हो। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। पाकिस्तान के रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI पार्टी के संभावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1300 से अधिक पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने समर्थकों से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया था। पार्टी ने कहा है कि यह आंदोलन इमरान खान के सीधे निर्देशों पर शुरू किया गया है और कार्यकर्ताओं को दीर्घकालिक आंदोलन की रणनीति के तहत सड़कों पर बने रहने के निर्देश दिए गए हैं। PTI नेताओं ने भी अपने नेता के प्रति समर्थन व्यक्त किया और इस फैसले के खिलाफ कार्रवाई करने का संकल्प लिया। पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी पर तोशाखाना 2 मामले में 2021 में सऊदी अरब से मिले सरकारी उपहारों में कथित धोखाधड़ी का आरोप है। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 17 साल जेल की सजा सुनाई गई है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हिंसक सीमा संघर्ष रोकने के लिए मलेशिया में दक्षिण पूर्व एशिया के विदेश मंत्री बैठक करेंगे। जारी संघर्ष में इस महीने में 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लाख से अधिक लोगों को पलायन करना पड़ा है। ये बैठक कुआलालंपुर में होगी। 8 दिसंबर को फिर से शुरू हुए संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली सीधी वार्ता है। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स की संसद ने बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले के बाद बंदूक और विरोध प्रदर्शन संबंधी सख्त कानून पारित करने के लिए आज एक विशेष सत्र बुलाया है। इस्लामिक स्टेट से प्रेरित एक पिता और पुत्र ने हनुक्का उत्सव पर गोलीबारी की थी, जिसमें 15 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हो गए थे। महिला क्रिकेट में भारत ने कल रात विशाखापट्टनम में खेले गए 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस T20 श्रृंखला का अगला मैच कल विशाखापट्टनम में और आखिरी 3 मैच तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शांति विधेयक को मंजूरी दी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के दूत ने फ्लोरिडा में यूक्रेनी और यूरोपीय प्रतिनिधियों से वार्ता की। फ्रांस 30 लड़ाकू विमानों और 2000 नौसैनिकों की क्षमता वाला नया विमान वाहक पोत बनाएगा। अफगानिस्तान में काबुल का ऐतिहासिक मंडे बाजार आग से जलकर हुआ खाक। और महिला क्रिकेट में भारत ने विशाखापट्टनम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।